जय हिंद दोस्तों एयर चीफ का बड़ा बयान। चीन और पाकिस्तान दो तरफा मोर्चा खोल सकते हैं, हमें इमरजेंसी के लिए रहना होगा तैयार। और कश्मीर में G20 समिट की होस्टिंग के फैसले पर बौखलाया पाकिस्तान। वहीं एक भी इंच जमीन नहीं देगा भारत। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का चीन और पाकिस्तान को कड़ा जवाब। वहीं अगले 10 साल में 3 लाख तक घट जाएगी आर्मी में जवानों की संख्या, सरकार कर रही है विचार। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्निपथ योजना के जरिए सरकार सिर्फ पेंशन को कम करना नहीं चाहती, बल्कि आने वाले समय में आर्मी में जवानों की संख्या को कम करने पर भी जोर है। कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में सेना में जवानों की संख्या 13 लाख से ज्यादा है, लेकिन इसी आंकड़े को अब आने वाले सालों में 11 लाख के अंदर में लाने की कोशिश की जाएगी। इस बारे में एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने बताया कि आने वाले 10 सालों में एक तय प्रोसेस के तहत इसे किया जाएगा। ऐसा देखा गया है कि अगर देश की सेना को मॉडर्न बनाना है और टेक्नोलॉजी में एडवांस होना है, तो ऐसे में मैन पावर इंटेंसिव नहीं बन सकते। अनुमान तो ये भी लगाया गया है कि आज से 10 से 15 साल बाद भारतीय सेना में जवानों की संख्या 10 से 10.5 लाख पर पहुंच जाएगी और फिर कई सालों तक इसे इसी आंकड़े के आसपास रखा जा सकेगा। खास बात ये भी रहेगी कि अग्निपथ की वजह से 4 साल के अंदर 75% से ज्यादा जवान सेना छोड़ जाएंगे। ऐसे में लंबे समय में पेंशन का बोझ भी कम होता जाएगा। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार ये अग्निपथ योजना लेकर आई है। प्रेजेंट में सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि डिफेंस बजट बढ़ाने के बावजूद भी सेना के पास नए और ताकतवर हथियारों की कमी रहती है। इसका कारण ये है कि अभी भी डिफेंस बजट का बड़ा हिस्सा पेंशन देने में निकल जाता है और आंकड़े भी इस बात की कंफर्मेशन करते हैं। साल 2022 में डिफेंस बजट के लिए 5,25,166.15 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन इसमें नए हथियारों की खरीदारी के लिए सिर्फ 1,52,369.61 करोड़ रुपए ही बचे हैं। अग्निपथ योजना के जरिए एक और पहलू पर भी सरकार काम कर रही है। अभी इस समय सेना में जवानों की एवरेज एज ज्यादा चल रही है। समय के साथ इसे और भी कम करना एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार मानकर चल रही है कि अग्निपथ योजना इस दिशा में भी कारगर साबित हो सकती है। कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में एवरेज एज 30 से कम होकर 25 तक पहुंच जाएगी। वहीं भारत के एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन है। भारत की जियोग्राफिकल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दोनों दुश्मन देश भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बताया कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से एक साथ हमला करने की आशंका है और भारत को पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर फैली अशांति और अस्थिरता को टू फ्रंट कॉन्टिजेंसी यानी दो तरफा हमले की स्थिति के तौर पर देखना चाहिए और इसी के मुताबिक अपनी तैयारियां पूरी रखनी चाहिए। वहीं एक इंटरव्यू में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बताया कि भारत पर हर तरफ से हमला किया जा सकता है। मिलिट्री स्टैंड ऑफ से लेकर इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल और पावर सोर्सेस के हैक किए जाने तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे में भारत के सिक्योरिटी सिस्टम एंड कैपेबिलिटीज को इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे ने भी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर चीन और पाक की तरफ से एक साथ हमले किए जाने की चिंता जाहिर की थी, लेकिन यह पहली बार है जब किसी मौजूदा आर्मी चीफ ने दो तरफा वॉर की आशंका जताते हुए डिटेल प्लान करने की बात कही है। साथ ही दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर चल रहे विवाद के बावजूद चीन ने उत्तरी लद्दाख में बॉर्डर के पास अपने फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। इस बारे में पूछने पर एयर चीफ मार्शल ने बताया कि इंडियन एयर फोर्स जब चाहे बहुत ही कम समय के अंदर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। उन्होंने बताया कि हमारे पश्चिमी और उत्तरी बॉर्डर पर कई चुनौतियां हैं। ये खास तौर से इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर सीमाओं पर पहले से अशांति फैली हुई है और हमारे लिए समझदारी इसी में होगी कि हम हालात को टू वे वॉर की स्थिति के तौर पर देखें और उसके लिए वैसे ही तैयारी करें। और देश की सेना के ऑपरेशनल प्लान, उनकी क्षमताओं में इजाफा और ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी तरह से आने वाले बड़े से बड़े खतरे से निपटने की तैयारी हो। वहीं कश्मीर में G20 देशों की बैठक कराने संबंधी भारत के फैसले से पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। उसने G20 देशों की होस्टिंग को लेकर कश्मीर के विचार का विरोध किया है। साथ ही पड़ोसी देशों को उम्मीद है कि इस ग्रुप के मेंबर लॉ एंड ऑर्डर इम्परेटिव से पूरी तरह फैमिलियर होंगे और इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। दोस्तों, बता दें कि जम्मू कश्मीर दुनिया की मेजर इकोनॉमीज को एक साथ लाने वाले प्रभावशाली ग्रुप G20 की 2023 की बैठक की होस्टिंग करेगा। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने बातचीत के लिए थर्सडे को 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया था। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के प्रवक्ता आसिम इफ्तिकार अहमद ने एक बयान में बताया कि इस्लामाबाद ने भारतीय मीडिया में आई उन खबरों का एनालाइज किया है जिनसे संकेत मिलता है कि भारत G20 से संबंधित
कुछ बैठक जम्मू कश्मीर में कराने पर विचार कर सकता है। अहमद ने बताया कि भारत की ऐसी किसी भी कोशिश को पाकिस्तान पूरी तरह से नकारता है। पाकिस्तान का दावा है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच इंटरनेशनल लेवल पर माना गया विवादित क्षेत्र है। 7 दशकों से ज्यादा समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे पर है और पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी से भारत से 5 अगस्त 2019 को लिए गए अपने फैसले को वापस लेने और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का रिक्वेस्ट भी करता है। वहीं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत अपनी 1 इंच भी जमीन चीन को नहीं देगा। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी गतिरोध से संबंधित सभी पेंडिंग मुद्दों का समाधान दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए हो जाएगा और भारत अपनी एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देगा, क्योंकि भारत अब कमजोर देश नहीं है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने बताया, मैं साल 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान क्या हुआ इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं देश के डिफेंस मिनिस्टर के रूप में श्योर करना चाहता हूं कि जब हम सरकार में हैं तो चीन के कब्जे में 1 इंच भी जमीन नहीं जा सकती। राजनाथ सिंह ने बताया कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार किसी भी कीमत पर देश के गौरव और प्रतिष्ठा से समझौता नहीं करेगी। वहीं रूस और यूक्रेन के संघर्ष ने दिखाया है कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में वॉर होता है तो इसे शामिल देशों को लड़ना होगा और कोई तीसरा देश आसानी से शामिल नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।